करता हूँ। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 जिसका नाम है ऊष्मा, जिसमें अपन 2 पार्ट पढ़ चुके थे। आज अपना तीसरा भाग है। इसमें पढ़ेंगे अपन सबसे पहले ऊष्मा का संवहन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं अपन कि क्या होता है ऊष्मा का संवहन। ठीक है, देखो क्या परिभाषा है इसकी। द्रव के अणु स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण करते हैं। द्रव के अणु स्वयं चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। क्या है? द्रव के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान ऊष्मा का संचरण मतलब ऊष्मा को पहुंचाते हैं और ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं? संवहन। अब इसके लिए अपन एक प्रयोग कर लेते हैं कि किस प्रकार से ऊष्मा का संवहन होता है। तो सबसे पहले अपन एक बीकर लेंगे। अपन ने बीकर ले लिया, इसके अंदर क्या करेंगे अपन 2/3 जल भर देंगे। ठीक है, बीकर के अंदर अपन ने जल भर दिया और इसमें अपन क्या लेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसके अंदर तली में रख देंगे इसको। ठीक है, अब रख देंगे। इसके पश्चात अपन क्या है इसमें बीकर, इसमें क्या है ऊष्मा देंगे इसको। अब थोड़े समय बाद ऊष्मा देंगे। तो ऊष्मा देंगे तो अपन क्या देखेंगे इसमें जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है इसमें से क्या है कुछ इस प्रकार से ऊष्मा के कारण क्या है जब इसको ऊष्मा लगती है तो ये क्या है फैलने लग जाता है पोटेशियम परमैंगनेट और ये ऊपर की ओर गति करने लग जाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो गर्म वायु रहती है या गर्म वस्तु गर्म रहती है ना वो ऊपर की ओर गति करने लग जाती है और उनका स्थान ठंडा जल ले लेता है। अब इसमें अपन ने जल भर दिया तो क्या हुआ इसमें कि यहाँ का जो गर्म जल था वो तो क्या है ऊपर की ओर प्रवेश जाने लग गया। ऊपर गर्म जल तो ऊपर की ओर जाने लग गया और जो इसका ठंडा जल था वो नीचे की ओर आने लग गया। क्योंकि जो गर्म वायु रहती है वो ऊपर चल जाती है और ठंडी वायु नीचे आने लग जाती है। जब गर्म वायु ऊपर जाएगी तो इसका स्थान जो वायु थी उसका स्थान भी तो लेगी, तो उसका स्थान क्या लेती है? ठंडी वायु। तो यही सेम प्रक्रम क्या है जल में होता है। तो जल में होता है क्या है कि ये जो गर्म जल रहता है वो तो ऊपर की ओर गति करने लग जाता है और ये गर्म जल का स्थान ठंडा जल ले लेता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? ये प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रहेगी जब तक इस बीकर का पूरा जल गर्म न हो जाए। ठीक है, तो आया ऊष्मा का संवहन। क्या हुआ? द्रव के अणु, अब जल क्या है? द्रव ही तो है। द्रव के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण करते हैं। जब हमने इसको ऊष्मा दी तो ये गर्म जल होकर ऊपर की ओर चलने लग गया और ठंडा जल नीचे आने लग गया। तो द्रव के अणु संचरण कर रहे कि नहीं कर रहे? जा रहे कि नहीं जा रहे? तो इसे ही अपन ऊष्मा का संवहन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? अगला अपन क्या देखेंगे? अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें समुद्र समीर। तो समुद्र समीर की परिभाषा देखेंगे अपन सबसे पहले कि समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। देखो नाम से पता लग रहा समुद्र का मतलब समुद्र और समीर मतलब वायु। मतलब समुद्र से स्थल की ओर वायु बहती है उसे अपन क्या कहेंगे? समुद्र समीर। ठीक है, आया समझ में? अब क्या होता है इसमें देखो समुद्र समीर में क्या होता है कि दिन में समुद्र में क्या है दिन में क्या समुद्र से ठंडी हवा बहती है तो वो तो कहाँ आती है? स्थल की ओर। जो स्थल की वायु है वो क्या है कहाँ चल जाती है? गर्म वायु समुद्र की ओर। जब गर्म वायु ये समुद्र की तरफ जाएगी वायु गर्म वायु तो इसका स्थान ठंडी वायु तो लेगी क्योंकि दिन में क्या है स्थल गर्म हो जाता है। गर्म होता है कि नहीं होता स्थल? तो दिन में जब स्थल गर्म होगा तो वहां की वायु भी गर्म होगी और वायु जब गर्म होगी तो ये कहाँ की ओर प्रस्थान करेगी? ठंडे स्थान की ओर। और ठंडा स्थान कहाँ है? समुद्र। तो ये वायु क्या है? गर्म वायु ठंडे स्थान की ओर जाने लग जाती है और जब गर्म वायु ठंडे स्थान की ओर जाएगी तो ठंडे वायु गर्म स्थान की ओर आएगी नहीं आएगी? तो ये क्या है? समुद्र की वायु स्थल की ओर आने लग जाती है तो ये गर्म वायु का स्थान ले लेती है। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे? समुद्र वो समूही। ठीक है,
अगली अपन देखेंगे, इसमें है थल समीर। अब इसकी क्या परिभाषा है? थल का मतलब तो जानते हो अपन, स्थल है ना, जमीन, भूमि। तो इसकी परिभाषा क्या है? स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र समीर का उल्टा, समुद्र में क्या होता है? समुद्र से स्थल की ओर, जबकि इसमें क्या होगा? स्थल से समुद्र की ओर बहने वाले वायु को थल समीर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखो कि स्थल की जो गर्म वायु है वो तो समुद्र की ओर चल जाएगी, और जो समुद्र की ठंडी वायु है वो स्थल की ओर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा इसमें हुआ, ऐसा ही इसमें होगा कि क्या है? ठंडी वायु तो चली जाए, ठंडी वायु तो गर्म स्थान की ओर आ जाएगी, और गर्म वायु ठंडे स्थान की ओर आ जाएगी। अब आपने देखा होगा क्या है? दिन के समय तो स्थल गर्म हो जाता है और रात के समय ठंडा हो जाता है। तो ये क्या है? जब जो समुद्र के बगल वाले इलाके, तटवर्ती इलाके, उनके घरों की खिड़कियां क्या है? समुद्र की दिशा में बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि रात को स्थल तो ठंडा हो जाता है, और जो समुद्र से वायु आती है वो क्या ठंडी रहती है, और वहां पर उनको हवा अधिक अच्छी लगती है। ठीक है, अगर अपन पढ़ेंगे विकिरण के बारे में, विकिरण क्या होता है, तो आपने देखा होगा, आप कई बार क्या धूप में जाते हो तो आपको गर्माहट क्या महसूस होता है कि नहीं होता? होता है। क्यों होता? क्योंकि धूप किससे मिलते हैं अपन को? सूर्य के कारण, और सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है कि नहीं है? फिर भी अपन को क्या है? धूप मिलती है और गर्माहट का एहसास होता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास कैसे पहुंच पाता है? किसके कारण पहुंच पाता है? चालन और संवहन के चालन और संवहन के द्वारा तो अपन के पास नहीं पहुंच पाता। वो कौन किसके कारण पहुंच पाता है? विकिरण के कारण। क्योंकि चालन और संवहन में तो माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमको कई ऐसी जगह मिलेंगी जहां क्या है? कोई माध्यम नहीं है। वो कोई माध्यम नहीं होगा जो चालन और संवहन से तो अपन को क्या है? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता। तो उसके लिए कौन सा रहता है? सूर्य का प्रकाश हमको किस माध्यम से पहुंचता है? विकिरण के द्वारा। और विकिरण के द्वारा क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि यह क्या है? निर्वात में भी हो सकता है। निर्वात का मतलब जानते हो? निर्वात का मतलब बिना वायु रहित। तो अपन विकिरण की परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ। और कि जिस विधि में बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण होता है, जिस विधि में बिना किसी माध्यम के, कोई माध्यम नहीं हो, निर्वात में भी, निर्वात मतलब वायु रहित में भी ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा पहुंच जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? विकिरण। जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो अपन को क्या है? कई ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ कोई क्या है? माध्यम ही नहीं है, तो विकिरण चालन संवहन द्वारा तो नहीं पहुंच सकता। किसके द्वारा पहुंचता है? सूर्य प्रकाश हमें विकिरण के द्वारा। और हमें जब हम हीटर के पास पहुंचते हैं तो हमें गर्माहट का एहसास क्यों होता है? विकिरण के द्वारा ही होता है। उसमें भी विकिरण के द्वारा ही जो क्या है? गर्माहट हमको महसूस होती है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार के। सर्दियों और गर्मियों में हम किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो इसके लिए अपन एक प्रयोग कर लेते हैं कि अपन कौन से वस्त्र पहनते हैं। जिसके लिए अपन एक प्रयोग करते हैं, एक डिब्बा लेंगे, टिन का डिब्बा, 2 बर्तन ले लेंगे टिन के। ठीक है, एक को तो अपन क्या है? सफेद रंग से पोत देंगे, और एक को क्या है? काले रंग का लेप चढ़ा देंगे। एक पे सफेद रंग का, एक पे काले रंग का, और दोनों को अपन धूप में रख देंगे। दोनों को धूप में रखेंगे तो अपन क्या देखेंगे? 1 घंटे बाद देखेंगे अपन उसको कि किस बर्तन का ताप ज्यादा था। तो अपन क्या देखेंगे कि जो काले रंग का बर्तन था, काले रंग का लेप चढ़ाया था, उस बर्तन का ताप अधिक था, और जबकि सफेद रंग के बर्तन का ताप कम था। क्यों था? इसका कारण यह है क्योंकि काला रंग क्या है? ऊष्मा को अधिक ग्रहण करता है। ठीक है, जबकि क्या है? सफेद कलर क्या है? सफेद रंग क्या है? ऊष्मा को क्या है? परावर्तित कर देता है। इस कारण से वो जल्दी गर्म नहीं हुआ। तो इससे अपन को पता लग रहा है कि सर्दियों में तो अपन कौन से रंग के वस्त्र पहनेंगे? सर्दियों में तो अपन काले रंग के या
गहरे रंग के वस्त्र पहनेंगे जिससे अपन को क्या है सर्दी नहीं लगे, जबकि गर्मी में कैसे रंग के पहनेंगे वस्त्र, गर्मी में सफेद या हल्के हल्के रंग के, ठीक है, जिससे अपन को क्या है गर्मी नहीं लगे। आया समझ में? अगला अपन देखेंगे सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। उष्ण का मतलब गर्म, ठीक है। तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र गर्म क्यों बनाए रखते हैं, तो इसके बारे में देखिए अपन। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊन ऊष्मा रोधी होती है, ऊष्मा को रोकती है, रोधी का मतलब रोकती है ऊष्मा को। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच में वायु फंसी या ट्रैप रहती है, जो यह वायु शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, मतलब बाहर जाने से रोकती है ठंडे परिवेश की ओर। जो हमारे शरीर की गर्म वायु हो शरीर के अंदर ही बनी रहती है, इसको बाहर जाने से रोकती है। क्या? ऊन रोकती है, जिससे क्या अपने शरीर की गर्माहट ऐसे कैसे बनी रहती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है, अतः हमें गर्माहट का अनुभव होता है। इसके लिए भी अपन एक और देखते हैं इसमें। अपन अगर अपन से कोई कहते हैं कि आप एक मोटा कंबल लोगे या दो आपको पतले पतले कंबल दे दिए जाए, तो अपन किसका चुनाव करेंगे सर्दी से बचने के लिए? मोटे कंबल का। क्यों करेंगे? क्योंकि मोटे कंबल में एक ही परत है, जबकि अपन दो कंबल पतले पतले लेंगे तो उसमें दो परत होगी, और जब दो परत होगी तो उसके बीच में वायु आएगी तो क्या है हमें गर्म महसूस नहीं होगा। वायु आएगी, अगर वायु का आदान प्रदान होगा तो हमें ठंड लगेगी, जबकि एक मोटे कंबल में क्या है वायु नहीं रहेगी, वायु की परत नहीं रहेगी, जिससे हमें गर्माहट का महसूस होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज अपन ने पढ़ा। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।